नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने इससे पहले वाले सेशन में जल के बारे में ज्ञान लिया था। आज हम लोग इस सेशन में जल के बारे में थोड़ा सा और कवर करते हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग की। हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में देखा कैसे बांध द्वारा या नहरों द्वारा हम एक जल का संरक्षण करते हैं उनको और उससे हम एक जो आसपास के क्षेत्र है उनमें हम पानी देने की कोशिश करते हैं, जिससे जो एक जो खेतों को पानी मिल सके। और हम ये भी देखते हैं कि वो जल जो डैम में होता है उससे हम विद्युत का भी एक प्रोडक्शन करने में वो हमारे लिए हेल्पफुल है। अब जो जल संग्रहण है कि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, मींस वाटर को हम कैसे सेव अपने पास करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो अगर पानी को बचा के रखना है, कहीं इकट्ठा करके रखना है, तो ये जो संग्रहण की जो अगर क्रिया विधि है ये एक नई नहीं है। अगर हम प्राचीन भारत में देखो तो ये बहुत पुरानी एक कॉन्सेप्ट है कि लोग बाढ़ बनाते थे अपना। आप महल का किलों में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि एक स्पेशल एरिया होता था जहाँ पे ऐसे गहरे गड्ढे होते थे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सके। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में, हर स्टेट में देखें एक नए नाम से जाने जाते हैं, जिसमें जो मेन उनका होता है कि पानी को कैसे, बारिश के पानी, वर्षा के पानी को कैसे रोक सके। तो राजस्थान में नाम आता है खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी। तो ये ऐसे वो सोर्सेस हैं जहाँ पे किसी ना किसी टेक्निक से पानी को का संग्रहण होता था। महाराष्ट्र में उसे कहते हैं बंधारस एवं ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदिस, बिहार में आहर तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुले। तो ये जो है ये सारे प्राचीन जल संग्रहण या जल परिवहन संरचनाएं हैं जो आज भी उपयोग में आती हैं। तो एक हम जनरल जानते कुआं। तो कुआं क्या होता है? कुआं होता है जो नीचे का पानी होता है वो हम इतना गहरा गड्ढा करते हैं उससे लेते हैं। लेकिन ये जो मैंने नाम लिए खादिन, बंदारस, आहार, ये जो नाम लिए ये उनके एक स्पेशल एक शेप होती है। उनका अगर कहीं एक स्पेशल आर्किटेक्चर होता है वो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। और जैसे अभी मैंने कुछ स्टेट्स के आपको एग्जाम्पल दिए, उसपे हर स्टेट का अगर कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है कि कहाँ किस टाइप की वर्षा होती है और किस एरिया में वो बनाए कि मैक्सिमम वहां पे पानी स्टोर हो सके। तो ये सारे नाम कोशिश करिए लर्न करने की। अब जो जल संरक्षण तकनीक है ये स्थानीय होती है और इसका लाभ भी स्थानीय लोगों को मिलता है। तो यहाँ देखें जल संरक्षण का ये अगर आपके बुक्स में ये पिक्चर दे रखी है कि ये देखिए ये लेवल हमारा, पहले अर्थ का लेवल देखिए ये ऐसे नीचे, तो ऊंचाई पे क्या होता है? पेड़ होते हैं, ठीक है। फिर उसे और यहाँ पे मैक्सिमम पानी एक के पेड़ हैं तो अच्छी मिट्टी होगी, पानी को अच्छा सोख सके। फिर इसके नीचे खाद्यान्न वाला या फसल वाला क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे जो पानी है वो नीचे देखिए स्लोप है होता है, तो पानी स्लोप में ही हो, जब हमारी कोई ढाल मिलेगी तभी पानी नीचे जाता जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं कि नीचे की तरफ यहाँ पे आपकी फसल उगाने की जगह, फिर यहाँ पे खाद्यान्न बंद हो जाता है कि वो पानी को कहीं एक जो फसल होती है वहां पे हमें पानी ये नहीं है कि बहता हुआ चला जाए, वहां रुके नहीं, तो फिर फसलों को पानी कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे खाद्यान्न बंद बनाते हैं। ये खारा क्षेत्र होता है और यहाँ पे देखिए ये गड्ढा है। तो जो पानी यहाँ पे थोड़ा पेड़ों ने जो लिया लिया, उसके बाद ये नीचे धरती पे गया और जो एक्स्ट्रा पानी है वो बहता हुआ फसलों के लिए यूज हुआ। बांध के हेल्प से पानी का थोड़ा सा ठहराव करा गया और ये जो पानी होता है वो ऐसे गड्ढे में इकट्ठा होता रहता है। तो जब वर्षा नहीं हो रही है तो यही पानी आसपास की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो उसको सोखती चली जाती है और नीचे मॉइस्चर बना रहता है, जैसे फसलों को भी पेड़ों को भी सबको पानी मिलता है।
तो इस टाइप से लोग अपने जो स्थानीय लोग हैं वो ऐसी टेक्निक बनाते हैं, लेवल डिफरेंट करते हैं जिससे पानी इकट्ठा भी रहे और जितने भी वहां पे फसल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबको जो जल है वो आसानी से मिलता रहे। स्थानीय निवासियों का जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन एवं अति दोहन कम होते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। तो स्थानीय निवासी जिनको जल की जिस प्रकार अगर आवश्यकता है वो उसी प्रकार अपना एक संरक्षण करे, उसको स्टोर करे, तो उनको एक तो वो खुद जब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हें मालूम है अगर वो उस पर कार्य करेंगे तभी वो रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। तो वो ज्यादा एक एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले हमारा जो वन वाला जब हमने सेशन करा था उसमें देखा था कैसे वो जो ऑफिसर आए थे उन्होंने क्या करा था, स्थानीय लोगों को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दी वन का संरक्षण करने की। तो इसी प्रकार अगर स्थानीय निवासियों को मिलेगा तो ये जो कार्य है वो बहुत एक सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि बाहर के लोग को उनको अपना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होती है, या वो जो एक पैसे वाले या पावरफुल लोग होते हैं उनकी बात सुनते हैं और उनको बेनिफिट देते हैं। तो ये जो स्थानीय लोगों को अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो वो अच्छा एक प्रबंधन कर सकेंगे। तो जैसे आप लोग हैं, आपके क्षेत्र में अगर पानी की समस्या है और आपसे कहा जाए कि आप ऐसे ये नहर है इसकी देख रेख आपको करनी, तो आप अपनी तरफ से जानते हैं कि ना तो उसमें प्रदूषण फैलाएंगे, वहां पे अगर पानी का कहाँ कहाँ से उस नहर में पानी आ सकता है वो वाले स्रोत पर काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वर्षा रुकेगी, जब वर्षा नहीं होगी, तो यही जल आपके कार्य में आएगा। तो इसलिए हमें खुद रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान, वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियां, प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण इनके पीछे जो मानसून का जल है वो तालाबों में इकट्ठा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने पढ़ी और आपको समझा रहे हैं कि कैसे वो एक ऐसे अर्धचंद्राकार एक गड्ढे करे जाते हैं जिसमें जो वर्षा ऋतु का जो जल है वो सारा इकट्ठा हो, और कैसे चेक डैम मीन्स वो टेम्पररी डैम्स होते हैं जो थोड़ा सा पानी को रोकने में एक सहायक होते हैं, जिसके कारण पानी एक जगह इकट्ठा हो सके। तो हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ता है कि पानी इकट्ठा भी हो और थोड़ा बहे भी, जैसे आगे आगे वो चलता चला जाए। और हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में कितना पानी की जरूरत है, ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा जल उसमें भराव हो जाए कि बाढ़ की समस्या आ जाए। तो ये सारी जानकारी लेते हुए समझदारी से अगर इस पर कार्य करा जाए तो जल की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है वहां पे जल संरक्षण से जो एक परेशानियां जो अगर जल नहीं मिलता है जब, तो वो परेशानियों से वो बच सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है परंतु जल भौम स्तर में सुधार करना है। तो ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो एक तो जल संग्रहण तो हो रहा है, ये एक बात है, वो भी एक पॉइंट है, लेकिन उससे ज्यादा जो वो गड्ढों और जो एक इन सब की बात करी है वो इसलिए जो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी मेंटेन हो, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर पानी है लेकिन बाद में जो हमारे पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, जमीन के अंदर से। तो वो आप सुनते होंगे ग्राउंड जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स वो और नीचे जाता जा रहा है। तो हमें और गहरा गड्ढा करना होता है, जो हमें करीब अगर इस स्टेज पे मिलता था वो अब हमें नीचे यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वाटर लेवल जो डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मिट्टी नहीं है, और मिट्टी होती है तभी पानी सोखते हैं। और जो हम ये जो जल संग्रहण की जो क्रिया होती है वो क्यों करते हैं, जैसे वाष्प बनकर पानी उड़े नहीं, आसपास में वो फैले नहीं जहां पे उसका कोई काम ही नहीं है वो और क्योंकि जब फैलेगा तो वाष्प बनेगी और तो हमारा जो धरती के अंदर का जल है वो कम हो जाएगा। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है,
मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि जल जल भराव ऊपर नहीं है, वो सारा सारा धरती के अंदर चला जा रहा है। तो मच्छर जो एक बारिश में हमारा जब होती है तो कितना मच्छरों की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, उससे भी हम सेफ हो जाएंगे। मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। तो ये जो हमारा अंदर का जल होता है, तो उसमें जो ऊपर से जो हमारा कुछ भी एक ऐसी चीजें जा रही हैं जो उसको दूषित कर सकती है, उन सब से भी वो दूर हो जाता है। तो हमारा अगर देखिए फोकस है, एक तो जल संरक्षण ऊपर भी अच्छा रहे और नीचे धरती के अंदर भी अच्छा रहे, जो आगे आने वाले लंबे समय में हम उसको यूज कर सके। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे जल संरक्षण, हर जगह की सेम थ्योरी है कि जल का संरक्षण करना है, लेकिन उनका जो बनावट है वो डिफरेंट है और उनके नाम भी अलग हैं, लेकिन पर्पस एक ही है कि हमें जल का संरक्षण करना है। और इस प्रकार करना है कि हम उस समय नहीं, हम आगे जो जब वर्षा नहीं है, जब पानी की कमी है, तब भी हमारे पास वो उन सोर्सेस से वो जल रहे जिससे हमारी दिनचर्या आसानी से चलती चली जाए। तो जल हमने अभी पहले देखा था वन, और अब जल। तो ये सब हमारे क्या कहें, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारा जीवन भी इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो ये हम लोगों ने जल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जितना पढ़ा है रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करने से याद भी होता है। अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।